तो अभी हम पढ़ते हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्य शासन के बाद उत्तर में कुषाण का रूल चल रहा था और दक्षिण में सातवाहनों के पास सत्ता थी। ठीक है। तो गुप्ता लोगों ने क्या किया कि उत्तर में कुषाण लोगों को प्रतिस्थापित कर दिया और अपनी डायनेस्टी बनाई थी। तो गुप्ता डायनेस्टी के दौरान श्रीगुप्त ने सबसे पहले गुप्त साम्राज्य बनाया, श्रीगुप्त ने। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। घटोत्कच जो था श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी था। फिर उसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो आता है ये महाराजा धीराज की उपाधि लेता है। इसने असली सोने के सिक्के जारी किए थे जिसे दिनार कहा जाता है। अपनी शादी के उपलक्ष्य में इसने ये सिक्के जारी करवाए थे। इसने लक्ष्मी की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। गुप्त संवत चलवाता 319 ईस्वी में। फिर इसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या करता है? 335-380। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसे भारत का नेपोलियन कहा है। इलाहाबाद के अशोक स्तंभ इलाहाबाद के अशोक स्तंभ जो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है उसका अभिलेख नहीं, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। इस इसको इसके दरबार कवि हरिशेन ने लिखा है। इसके मतलब जो इलाहाबाद से अशोक का स्तंभ मिलता है उसमें समुद्रगुप्त के शासन के बारे में जानकारी मिलती है। इसको इसके दरबार कवि हरिशेन द्वारा लिखा गया है, जिसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मतलब संस्कृत में इलाहाबाद अभिलेख को प्रयाग प्रस्ती भी कहा जाता है। संस्कृत में इलाहाबाद अभिलेख को प्रयाग प्रस्ती भी कहते हैं। ठीक है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विषयों का उल्लेख किया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ कौशाम्बी में था जिसे अकबर ने इलाहाबाद शिफ्ट करवाया था। इस स्तंभ में जहांगीर और बीरबल का भी जिक्र मिलता है। श्रीलंका के शासक मेघवर्धन को बोध गया में एक मठ बनाने का परमिशन देता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। ये विष्णु का उपासक था। यह विष्णु का उपासक होता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। यह विष्णु का उपासक था। सबसे पहले परम भागवत की जो उपाधि थी वो समुद्रगुप्त ने ली थी। तो समुद्रगुप्त पहला रूलर था जिसने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि ली थी। फिर आता है चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है जिसने विक्रमादित्य के नाम से भी जिसको जाना जाता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसका प्रमाण साची के और तत्काल अभिलेखों से मिलता है व काटक अभिलेखों से मिलता है। इसने परम भागवत की भी उपाधि धारण की। इसने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। महरौली का जो महरौली लेख के अनुसार इसने विष्णुपुत्र पर्वत व विष्णु ध्वज स्थापना की थी। दिल्ली के महरौली में महरौली लौह स्तंभ जो था इसी ने बनवाया था। दिल्ली के महरौली में महरौली लौह स्तंभ जो था इसने बनवाया था, जहाँ से इसके कारनामे मिलते हैं। कुतुब मीनार में स्थापित है। इसे शक विजेता भी कहा जाता है। इसने अंतिम राजा रुद्र सिंह तीन को हराया था। इसने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तीन को हराया था। इसने अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तीन को हराया था। शकों को हराने के कारण इसे शाकाहारी की उपाधि भी दी गई। शकों को हराने के कारण इसे शाकाहारी की उपाधि दी गई है। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे जिसे रुपयक कहा गया था। इसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करवाए थे जिसे रुपयक कहा गया था। चीनी यात्री फायान वो इसी के समय भारत आया था जिसने फूकू की किताब लिखी है। चीनी यात्री फायान इसी के टाइम पे भारत आया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पे। और चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे भारत आया था जिसने फूकू की किताब लिखी है। इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है। महान कवि कालिदास भी इसी के दरबार में रहते थे। कुमारगुप्त फर्स्ट जो था उसको गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। कुमारगुप्त फर्स्ट आता है, इसके बाद इसे गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था। फिर आता है स्कंदगुप्त आता है। इसके समय हुनों का पहला अटैक भारत पे चालू होता है। मतलब हुनों का पहला अटैक होता है भारत पे। स्कंदगुप्त इसके समय भारत पे पहला हुनों का अटैक हो जाता है। रुद्रदमन के बाद स्कंदगुप्त दूसरा राजा था जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को रिपेयर करवाया था। तो रुद्रदमन के बाद स्कंदगुप्त दूसरा राजा था जिसने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को रिपेयर करवाया था। अंतिम गुप्त शासक जो था वो विष्णुगुप्त जो था अंतिम गुप्त शासक था।
गुप्त काल में जीवन देख लें तो प्रशासनिक प्रणाली जो थी मौर्यंस की तरह सेंट्रलाइज नहीं था प्रशासन, लेकिन कानून बहुत कम थे। पुरोहितों को बहुत ज़्यादा छूट थी। शतरंज का खेल गुप्त काल में चालू हुआ था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शतरंज का खेल जो है गुप्ता डायनेसिटी के टाइम पे ही उद्भव हुआ था। पुरोहितों को बहुत छूट थी। व्यापार और कृषि अर्थव्यवस्था, तो इन्होंने भारी संख्या में सिक्के जारी किए थे जिसे दिनार कहा जाता था। बंगाल में ताम्रलिप्ति एक बंदरगाह था जिससे चीन वगैरह के साथ व्यापार होता था। दक्षिण में भाग भृगु कच्छ भड़ौच बंदरगाह था जहाँ से समुद्री व्यापार जो होता था वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ समुद्री व्यापार होता। ताम्रलिप्ति से बंदरगाह था बंगाल में जहाँ से चीन वगैरह के साथ व्यापार होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एंड तमिलनाडु कपड़े उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का प्रमुख उद्योग था। चरक चिकित्सक थे, फेमस डॉक्टर थे इनके। धनवंती आयुर्वेद के फेमस पंडित थे। सामाजिक बदलाव में ब्राह्मणों को छूट जारी था, उनका वर्चस्व था, ब्राह्मणों को छूट जारी था। बौद्ध धर्म को शाही संरक्षण प्राप्त नहीं था। कला में देखें तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि चट्टान काट कर बनी गुफाएं थी। अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं गुप्ता डायनेसिटी के टाइम बनी है। अजंता, एलोरा और बाकी गुफाएं गुप्ता डायनेसिटी के टाइम पे बनी है। सारनाथ का धार्मिक स्तूप, उड़ीसा का रत्नागिरी मंदिर, अजंता और बाकी गुफाओं में चित्रकारी। तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता था, कला के लिए कहा जाता था। ठीक है, वैज्ञानिक जो थे आर्यभट्ट, जिन्होंने आर्यभट्टम किताब लिखी थी जिसमें सूर्य सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भास्कर थे जिन्होंने महाभास्कर्याचार्य लिखी थी, लघु भास्कर्य के नाम से थी। रोमन सिद्धांत भी थे यहाँ पे। विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी थी। कालिदास ने जो बुक लिखी थी मलिका अग्निचित्र, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखी थी। किताब और कविताएं लिखी थी कालिदास ने। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम जो बुक लिखी थी वो कालिदास ने लिखी थी। शुद्राक जो था उसने मरीचकटिका लिखी थी। वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र लिखी थी। वात्स्यायन ने कामसूत्र किसने लिखी थी? तो वात्स्यायन ने जो लिखी थी वो कामसूत्र लिखी थी। विष्णु शर्मा ने लिखी थी पंचतंत्र। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखी थी, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी थी। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। तो गुप्त वन का चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसको नेपोलियन भी कहा जाता है। और ये सब तो हमने पढ़ लिया था। शकों पर परम भागवत की सबसे पहले उदारी मतलब जो उपाधि ली थी वो समुद्रगुप्त ने लिखी थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार 9 विद्वानों की मंडली रहा करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त फर्स्ट था जिसको गोविंद गुप्त कहा जाता है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। विष्णुगुप्त था। तो गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो थी देश थी, जिसका शासन गोपना द्वारा किया जाता था। तो सबसे बड़ा जो स्टेट होता था ना उसे देश कहा जाता था। ठीक है, स्टेट को देश कहा जाता था जिसका शासन गोपना द्वारा किया जाता था। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसे विषयपति कहते थे। पुलिस विभाग जो थी उसे कर्मचारी को चाट और भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, ग्रामिक कहलाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने दामोदरपुर तामपत्र में भूमि बिक्री संबंधित तो कुमारगुप्त ने दामोदर भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों की बात कही है। गुप्त काल में बाल श्रम, जो बच्चों का काल होता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था बाल श्रम। ठीक है, बाल। तो गुप्त काल में जो है ना ये था, क्षेत्र जो था कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु जो था वास करने योग्य भूमि थी। चारगाह जो भूमि जो थी पशुओं का चारा योग्य भूमि थी। सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी। और अपराध भूमि जो जंगली भूमि को अपराध भूमि कहा जाता था गुप्ता के टाइम पे। तो क्षेत्र जो थी वास करने कृषि करने योग्य भूमि थी। वास्तु जो वास करने योग्य भूमि थी। चारगाह मतलब चारगाह वाली भूमि। सील मतलब ऐसी भूमि जो कृषि जोता नहीं जा सकता था। अपराध ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन जो था सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में जो उज्जैन था सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक व्यापारिक केंद्र था। गुप्त टाइम में है ना बहुत सारी मंदिरें बनाई गई थी। गुप्त टाइम में ना भितरकनिका जो मंदिर है, भीतर गांव में लक्ष्मी मंदिर, भितरकनिका मंदिर यूपी में गुप्त काल में बनाई गई है। गुप्त राजाओं ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनको दिनार कहा जाता था।
विंध्याचल के जंगल में ना शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। तो गुप्त काल में विंध्याचल के जंगलों में शबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें भोजराज किसी भोजराज की बीवी की मृत्यु होने की बात कही गई है। तो पहली बार जो किसी के सती होने का प्रमाण वो भानुगुप्त की एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें भोजराज की पत्नी की मृत्यु के बारे में जिक्र किया गया है। गुप्त सम्राट जो गुप्त लोग थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था। तो गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, इन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह था। गुप्ता के टाइम में गुफा की संख्या 7 थी, चित्रशाला कहा गया है। चित्रगुप्त को चित्रशाला किया गया। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। गुप्ता काल में निर्मित बाघ गुफा जो थी वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट में लिखा ब्रह्मगुप्त इस युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ब्रह्मगुप्त जो था इस युग का महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। संस्कृत गुप्त राजाओं का शासकीय भाषा थी। संस्कृत जो थी वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत जो थी वो गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। संस्कृत। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का जन्म जो हुआ था गुप्त काल में हुआ था। मंदिर बनाने की कला का क्रम जो हुआ था मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। और गुप्त काल में ही ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अधिक ग्राम अनुदान दिए जाते थे। कालिदास की कृति अभिज्ञान शाकुंतलम थी। आक्रामक और संस्कृत की उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। संस्कृत उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्ता डायनेसिटी को। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब आता फिर देख लेते हैं यहाँ पे गुप्ता डायनेसिटी के बाद हर्षवर्धन डायनेसिटी आ जाती है। तो हर्षवर्धन के बारे में पहले यहाँ से पढ़ते हैं फिर पीछे जाएंगे। तो गुप्त लोग जब चले जाते हैं गुप्त लोगों का जब पतन हो रहा होता है तो उसके पश्चात हुनों का भारत में आक्रमण चालू हो जाता है। हुनों का भारत में आक्रमण चालू होता है। तो उसके बाद छोटे राज्यों का उदय होता है जिसके कारण वर्धन वंश एक बनता है। वर्धन वंश तो वर्धन वंश बनता है। ये कुछ मैप है, यहाँ पे वर्धन वंश बनाया जाता है। ठीक है। तो वर्धन वंश के जो संस्थापक होता है पुष्यभूति होता है। इनकी राजधानी होती है थानेश्वर। प्रमुख शासक जो इसका होता है प्रभाकर वर्धन। इसकी वाइफ थी यशोमती। इसके 3 बेटे थे, मतलब 3 बच्चे थे। तो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। तो थानेश्वर जो हरियाणा का जो थानेश्वर था वो भूति वंश का क्या था, राजधानी थी। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रभाकर वर्धन की बीवी यशोमती से राज्यवर्धन हर्षवर्धन राज्य बेटी हुई थी। ठीक है। तो राजश्री की शादी ये लोग करा देते हैं कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा से करवा देते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लेता है। इसके बाद उसका भाई राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर देता है, उसको मार देता है देवगुप्त को। परंतु देवगुप्त क्या करता है, देवगुप्त का दोस्त होता है शशांक, जो बंगाल का गौड़ शासक होता है शशांक। वो क्या करता है, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है। देवगुप्त का दोस्त होता है शशांक, धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक जो था शैव धर्म का अनुयायी था, तो इसने क्या किया था, बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा देता है। तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, इसने बोध गया में बोधि वृक्ष को कटवा देता है। फिर आता है हर्षवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 1606 में मात्र 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन राजा बनता है। राजा बनने के बाद ये परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है और इसे शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो परम भट्टारक की उपाधि ये मतलब हर्षवर्धन लेता है, उसको शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। शीलादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, परम भट्टारक की उपाधि लेता है। इसने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। इसने अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज में बनाता है, अपनी राजधानी कन्नौज। तो इनकी 2 राजधानी होती है, थानेश्वर और कन्नौज। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में नर्मदा नदी के किनारे बैटल होता है, जहाँ पे हर्षवर्धन हार जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। बाणभट्ट हर्ष का दरबार कवि था, जिसने हर्ष चरित की रचना की थी। तो बाणभट्ट क्या होता है, हर्ष का दरबार कवि होता है। बाणभट्ट हर्ष का दरबार कवि होता है, जिस जिसने हर्ष चरित की रचना की थी। बाणभट्ट हर्ष का दरबार कवि होता है, जिसने हर्ष चरित की रचना की थी। अब है ना हर्षवर्धन के बारे में देखते हैं। तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज में ट्रांसफर की थी। महायान बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार करवाया था कन्नौज, और बहुत
धर्म का बहुत प्रचार कराया था। कन्नौज में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन करवाता है जिसकी अध्यक्षता हिंसवैंग ने की थी। तो ये क्या करता है कि बहुत बड़ी सभा का आयोजन करवाता है कन्नौज में। कन्नौज में एक सभा का आयोजन करवाता है जिसकी अध्यक्षता हिंसवैंग ने की थी। हिंसवैंग इसी के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के टाइम हिंसवैंग किसके समय भारत आता है? हर्षवर्धन के समय हिंसवैंग भारत आता है। प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन इसी के समय करवाया था। हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन करवाया था जिसका जो प्रेसिडेंट होता है हिंसवैंग होता है। पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हरा दिया था। हिंसवैंग ने अपनी भारत यात्रा पर किताब लिखी जिसका नाम था सी यू की। फायान आता है तो फू यू की बुक लिखता है। हिंसवैंग नालंदा यूनिवर्सिटी जाता है शिक्षा लेने के लिए। बानभट्ट हर्षवर्धन का कोर्ट डॉक्टर होता है जिसने अपनी बुक लिखी थी हर्षचरित। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू राजा बताया गया जबकि ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं दक्षिण भारत का इतिहास। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है वो जब हम देखते हैं तो दक्षिण भारत का इतिहास पहले देखते हैं संगम युग। संगम युग में तीन डायनेसिटी होते हैं, चोल, चेर और पांड्य। तीन डायनेसिटी होती है, चोल, चेर और पांड्य। संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सभा। संगम जो होता था वो तमिल कवियों की एक सभा होती है। संगम जो होता है तमिल कवियों की एक सभा होती थी जिनको संगम जिसमें संगम साहित्यों की रचना हुई थी। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल तीन संगम आयोजित किए गए थे। पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन संगम आयोजित किए गए थे। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीन संगम आयोजित किए गए थे। पहला संगम जो होता है वो होता है मदुरई में। पहला संगम मदुरई में होता है जिसके अध्यक्ष होते हैं अगस्त्य ऋषि। दूसरा संगम जो होता है वो कपाटपुरम अलेवई में होता है। दूसरा संगम जो कपाटपुरम अलेवई में होता है जिसके रचनाकार होते हैं अगस्त्य ऋषि। तीसरा संगम जो होता है वो मदुरई में होता है जिसके रचनाकार होते हैं नक्कीरर। पहला संगम जो होता है वो होता है मदुरई में। दूसरा संगम होता है कपाटपुरम अलेवई और तीसरा संगम होता है मदुरई में जिसकी रचना करते हैं नक्कीरर। प्रथम संगम जो होता है अगस्त्य ऋषि करते हैं। दूसरे जो कपाटपुरम होता है उसकी भी अगस्त्य ऋषि करते हैं और तीसरा जो मदुरई में होता है उसको नक्कीरर कहते हैं। दूसरे संगम में शिल्पादित्य शिल्पाधिकारम जो क्या रहता है तमिल जो लागू कर दिया जाता है। तो दक्षिण भारत में आर्यकरण का श्रेय अगस्त्य ऋषि को है। दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? तमिल साहित्य का जनक कहा जाता है, अगस्त्य ऋषि को कहा जाता है। तमिलों के प्रमुख जो देवता थे मुरुगन थे या सुब्रमण्यम स्वामी थे। तो अब चोल के बारे में मालूम करते हैं। तो चोल के बारे में जब हम देखते हैं तो चोल जो था उनका राज्य चिन्ह बाघ था। इसका प्रमुख शासक आता है करिकाल। ये क्या करता है? श्रीलंका पर विजय प्राप्त करता है। चोल संगम वंश में सबसे महत्वपूर्ण था जिसका राज्य चिन्ह बाघ था। फिर आता है चेर राजा। चेर जो होता है जिनका चिन्ह होता है धनुष। चेर का जो सबसे प्रतापी शासक होता है सेनगुटवन होता है। सेनगुटवन में चेर राज्य में कन्नगी की पूजा चालू करवाई थी। कन्नगी की पूजा क्या होती है? पत्नी पूजा। सेनगुटवन ने मतलब सेनगुटवन ने सबसे पहले अपने राज्य में कन्नगी की पूजा चालू करवाई जिसका नाम होता है पत्नी पूजा। शिल्पाधिकारम से प्रेरित होकर उसने कन्नगी की पूजा चालू करवाई थी। शिल्पाधिकारम से प्रेरित होकर। शिल्पाधिकारम का एक साहित्य है और इसने अपने एम्बेसडर को चाइना भेजा था। ठीक है, कन्नगी की पूजा शिल्पाधिकारम से फेमस होकर करवाता है। तो पांड्य राजा आते हैं। पांड्य राजा जो थे उनके जो राजा चिन्ह था मछली। पांड्यों का प्रथम उल्लेख मेगास्थनीज द्वारा किया गया। पांड्यों का सबसे पहली बार उल्लेख जो मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। पांड्य राजा पर शासन स्त्रियों द्वारा चलाया जाता था। पांड्य राजा पर शासन जो था स्त्रियों द्वारा चलाया जाता था। पांड्य राजा नेडियो ने समुद्र पूजा चालू करवाई थी। तो पांड्य राजा नेडियो ने समुद्र पूजा चालू करवाई थी। प्रमुख संगम साहित्य देख लेते हैं। तोल्कापियम। तोल्कापियम जो है दूसरी संगम का साहित्य है जिसको प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है तोल्कापियम। तोल्कापियम को किसने लिखा था? तोल्कापियर ने। तोल्कापियम को तोल्कापियम पियर ने लिखा है जो अगस्त्य ऋषि के चेले थे। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तोल्कापियम क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है जिसको तोल्कापियर ने लिखा था जो अगस्त्य ऋषि के चेले हैं। शिल्पाधिकारम की बात की जाए तो शिल्पाधिकारम जो है एलेंगो आर्गिल ने। शिल्पाधिकारम जो बुक लिखी है वो किसने लिखी है? एलेंगो आर्गिल ने लिखी है। ये एक लव स्टोरी है। संगम साहित्य का इम्पोर्टेंट महाकाव्य है शिल्पाधिकारम। तो जहाँ से कन्नगी पूजा चालू कराता है। तिरुकुरुल। तिरुकुरुल और कुरल। तिरुकुरुल और कुरल को तिरुवल्लुर ने लिखा है। कुरल जो है तमिल साहित्य की बाइबिल कहा जाता है। तमिल साहित्य की कुरल को तमिल साहित्य की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है। तिरुवल्लुर ने लिखी है तिरुकुरल और कुरल तिरुवल्लुर ने लिखी है। तिरुवल्लुर को ब्रह्मा का अवतार कहा जाता था। ठीक है। अब आते हैं हम दक्षिण भारत के इतिहास पे।
तो दक्षिण भारत के इतिहास पे जब आ जाते हैं तो इसमें कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट वंश, प्रतापी चालुक्य, बेंगी के चालुक्य, पल्लव वंश, चोल डायनेसिटी, ये सब पढ़ते हैं। तो पल्लव डायनेसिटी आती है, सबसे पहले पल्लव डायनेसिटी आती है। सिंह विष्णु इस डायनेसिटी को फाउंड करता है। इनकी राजधानी क्या होती है? कांचीपुरम, जो होती है तमिलनाडु में होती है। पल्लव डायनेसिटी क्या होती है? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिंह विष्णु ने अपने साम्राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत की थी। इसने मल्लापुरम में आदिवरा गुहा मंदिर का निर्माण करवाया था। भारावी जो थे इनके विष्णु के सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। महेंद्र वर्मन जो थे, मत विलास प्रसन्न जो लिखा था, मत महेंद्र वर्मन। तो मत विलास प्रसन्न जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? मत विलास प्रसन्न जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी? तो महेंद्र वर्मन ने जो बुक लिखी थी, मत विलास प्रसन्न जो बुक लिखी थी, महेंद्र वर्मन ने लिखी थी। ठीक है। तो अब आ जाते हैं, पहला आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो होता है वो क्या होता है? सबसे प्रतापी शासक होता है। इसने वातापी के चालुक्य को हराया और वातापी को जीत जाता है। वातापी के चालुक्य को हराता है, वातापी को जीत जाता है और वातापी कौन की उपाधि धारण कर लेता है। महाबलीपुरम में एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, उसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था रथ मंदिर, जो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी का रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं मिलता। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन सेकंड था। नरसिंह वर्मन सेकंड पल्लवों का राजा था अरबों के आक्रमण के समय। तो नरसिंह वर्मन जो सेकंड होता है वो कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाता है। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? नहीं, नरसिंह वर्मन सेकंड जो होता है कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे राजा सिद्धेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। तो राजा सिद्धेश्वर का मंदिर जो होता है वहाँ से द्रविड़ द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत होती है। 10 कुमार चरित्र के राइटर दंडी नरसिंह वर्मन दूसरे सेकंड के दरबार में थे। अरबों का आक्रमण जो होता है नरसिंह वर्मन सेकंड के टाइम पे होता है। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। फिर आता है वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य जो होते हैं इनको इस डायनेस्टी को कौन फाउंड करता है? जयसिंह फाउंड करता है। इनकी राजधानी होती है वातापी या बादामी। वातापी या बादामी जो होती है इनकी राजधानी होती है। वातापी या बादामी इनकी राजधानी होती है। ठीक है। इसका जो रूलर आता है पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन सेकंड आता है। पुलकेशिन सेकंड जब आता है, इस वंश का प्रतापी शासक होता है। महाकूट स्तंभ से प्रमाणित होता है कि इसने अग्निस्तंभ यज्ञ करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। इसके बारे में एहुल अभिलेख जो रवि कीर्तिन द्वारा लिखा गया है उससे मालूम चलता है। एहुल अभिलेख जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया, एहुल अभिलेख जो रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है, इससे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मालूम चलता है। पुलकेशिन सेकंड जो था हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करता है। पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन को हरा के परमेश्वर की उपाधि धारण करता है और दक्षिणा पथेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट पुलकेशिन सेकंड को हरा देता है तथा राजधानी वातापी पर अधिकार कर लेता है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्ति वर्मन को माना जाता है। पुलकेशिन सेकंड के समय ही बेंगी चालुक्य स्थापित हुए थे। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन सेकंड था, जिसे दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब आता है चालुक्य के बेंगी। चालुक्य के बेंगी जो होते हैं ये जो फाउंड करता है विष्णुवर्धन फाउंड करता है। राजधानी बेंगी हो जाती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर ये लोग थे। इसका राजा होता है विजयादित्य ने इसको हरा दिया था, मतलब प्रतापी राजा होता है विजयादित्य 3। अब जो आते हैं हम राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका राष्ट्रकूट वंश का जो रूलर होता है वो दंती दुर्ग होता है। राजधानी जो होती है इनकी मान्यक या मनकीर जो होती है इनकी राजधानी होती है। राष्ट्रकूट वंश का रूलर होता है दंती दुर्ग, जिसकी राजधानी मनकीर या मान्यकेत होती है। प्रमुख शासक होता है कृष्णवन, ध्रुव, गोविंद और अमोघ वर्ष। इसका क्या होता है? प्रमुख शासक होता है। प्रमुख शासक होता है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णवर्धन ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्णवर्धन ने करवाया था, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसे एकाराम मंदिर कहा जाता है, एकराम मंदिर कहा जाता है। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था। अमोघ वर्ष जो होता है, अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी होता है। अमोघ वर्ष जो होता है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था।
इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना किसने की थी? तो अमोघवर्ष ने की थी। इंद्र III के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आता है। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट राजाओं को सर्वश्रेष्ठ बताया था। इंद्र III के समय अल मसूदी क्या आता है? भारत आता है, जिसने राष्ट्रकूट शासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक जो होता है कृष्ण III था। इसी के दरबार में कन्नड़ कवि पोन रहता था, जिसने शांति पुराण की रचना की है। कन्नड़ कवि पोन रहता था, जिसने शांति पुराण की रचना की है। राष्ट्रकूट शासक शैव, वैष्णव, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था महाराष्ट्र में। एलोरा तथा एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था महाराष्ट्र में। एलोरा में 34 गुफाएं हैं, जिसमें से एलोरा में 34 गुफाएं हैं। एलोरा में 34 गुफाएं, जिसमें 1 से लेकर 12 बौद्धों को बताती है, 13 से 29 हिंदुओं के लिए है, 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं, 34 गुफाएं टोटल। एलोरा गुफाओं का सबसे पहले उल्लेख जो है फ्रांस यात्री येवनियन ने किया था। कल्याणी के चालुक्य तैलव द्वितीय ने 1910 कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया था। तो आते हैं कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य तैलव सेकंड था। इसकी राजधानी मानकेट या कल्याणी थी। सोमेश्वर फर्स्ट ने राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विलन और विज्ञानेश्वर इसके दरबार में रहते थे। मिताक्षरा इसका राइटर था। विक्रमादित्य राइटर थे। अब आते हैं चोल डायनेसिटी। चोल डायनेसिटी के संस्थापक होते थे विजयालय। चोल डायनेसिटी कौन फाउंड करता है? तो विजयालय फाउंड करता है। राजधानी जो इनकी तंजौर या तंजावुर थी। पल्लवों के पतन के पश्चात तमिल क्षेत्र में चोल वंश की स्थापना हो जाती है। सबसे पहले आता है राजा राजवन। शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर में राजा राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। इसने श्रीलंका पर अटैक करके कहा वहाँ के राजा महिम को हराया और श्रीलंका को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। राजा राज ने श्रीलंका को मिला लिया था। राजा राज फर्स्ट ने श्रीलंका को अपने उसमें मिला लिया। शैव धर्म का अनुयायी था। तंजौर पर राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। राजा राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। राजेंद्र फर्स्ट बहुत फेमस होता है राजा राजेश्वर का। राजेंद्र फर्स्ट जो आता है राजेंद्र फर्स्ट आता है। ये क्या करता है? इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसने चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया। इसने महमूद गजनी के समकालीन था राजेंद्र फर्स्ट। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र फर्स्ट ने गंगे कोट चोल की उपाधि धारण की थी। नई राजधानी गंगे कोट चोलपुरम राजधानी बनाई। नई राजधानी जो थी इन्होंने गंगे कोट चोलपुरम बनाई थी तथा इसके निकट चोल गंगम एक तालाब बनाया था। इसके निकट क्या बनाया था? चोल गंगम नामक एक तालाब बनवाया था गंगे कोट चोलपुरम राजधानी में। तो चोल गंगम विशाल तालाब का निर्माण कराया था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तीन था। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तीन था। चोल प्रशासन 6 प्रांतों में विभक्त था, तो इसका देख लेंगे। तो स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। और एक टैक्स था। अब इसके बारे में देखते हैं। पंप पोन और एक संसाधन उर जो था लोगों द्वारा दिया गया। जमीन अधिग्रहण के लिए जमीन दी जाती थी। नगर में व्यापारियों की सभा होती थी। सभा या महासभा ब्राह्मणों या उच्च जाति के लोगों की सभा होती थी। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 था। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाती सेना थे। चोल काल में कलुन सोने के सिक्के थे। कंबन ओटकुट्टम और पुगलोंधी तमिल साहित्य के 3 रत्न थे। कंबन ओटकुट्टम पुगलोंधी तमिल साहित्य के 3 रत्न थे। पंप पोन्नन और रन कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न थे। पंप पोन्नन और रन जो कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न थे। चोलका कालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल के सांस्कृतिक के साथ निचोड़ा जाता है। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। इम्पोर्टेंट चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था कावेरीपट्टनम। चोल काल में सड़कों की देखरेख के लिए बागान समिति करती थी। अब फैक्ट देख लेते हैं। चोल डायनेसिटी वॉज फाउंडेड बाय विजयालय। तंजौर इनकी राजधानी थी। भारत की विशाल नंदी मूर्ति सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? और भारत का सबसे बड़ा मंदिर और भारत की सबसे बड़ी विशाल नंदी मूर्ति कहाँ पे? तो बृहदेश्वर का मंदिर, जिसे राजा राजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है, वो है
भारत का सबसे बड़ा नंदी मूर्ति तो मंदिर कहाँ है, तो बृहदेश्वर का मंदिर या राजा राजेश्वर मंदिर इंडिया में प्रेजेंट में सब मंदिरों में सबसे बड़ा है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का बेस्ट एग्जाम्पल है। इस मंदिर में भारत की सबसे बड़ी मूर्ति नंदी की मूर्ति है। इस मंदिर को राजा राज फर्स्ट ने बनाया था, राज फर्स्ट ने बनाया था एंड ये मंदिर तंजौर में स्थित श्याम मंदिर है। चोल डायनेसिटी जो है ये कोरोमंडल कोस्ट और दक्कन के कुछ भाग में था। इनकी राजधानी तंजौर थी। कोरोमंडल कोस्ट और दक्कन के कुछ भाग में था, तंजौर इनकी राजधानी थी। चोल प्रशासन जो था ग्रामीण प्रशासन या स्वशासन, ग्रामीण प्रशासन की स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस चोल प्रशासन का सबसे फेमस मतलब सबसे अ, मतलब व्यापक चीज़ थी। ग्रामीण सभाओं के लिए जाना जाता, चोल प्रशासन ग्रामीण सभाओं के लिए जाना जाता था, सेल्फ गवर्नेंस के लिए जाना जाता। ग्राम प्रशासन बेस्ट था, इसलिए चोल डायनेसिटी फेमस थी। चोल डायनेसिटी के ग्राम प्रशासन के बारे में उत्तर मेरूर से अभिलेख से मालूम चलता है, उत्तर मेरूर के अभिलेख से मालूम चलता है। चोल प्रशासन के ग्रामीण व्यवस्था के बारे में हमें उत्तर मेरूर के अभिलेख से मालूम चलता है, जिसमें बताया गया था ग्रामीण प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग काम करता था, उत्तर मेरूर के अभिलेख से। चोल समय में बने नटराज की मूर्तियों को देवकीर्ति आर्किटेक्ट कैसा था, ठीक है, उनके आर्किटेक्ट कैसा था, तो नटराज की मूर्तियाँ चतुर्भुज थी। नटराज की मूर्तियाँ शिव की मूर्तियाँ थी जो वर्ल्ड फेमस होती थी। तो चोल टाइम में बनाई जाती थी नटराज की मूर्तियाँ जो शिव मूर्तियाँ थी जो वर्ल्ड फेमस थी। शिव मूर्तियाँ थी जो वर्ल्ड फेमस थी। वर्ल्ड में सबसे बेस्ट नटराज की प्रतिमाएं ये लोग बनाते थे। नटराज की मूर्तियाँ शिव की मूर्तियाँ जो ब्रॉन्ज से बनाई जाती थी। इन मूर्तियों को शिव को एज अ टीचर बताया जाता है, इन मूर्तियों में शिव को एज अ टीचर दिखाया जाता था। तो 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे। किसके समय में 72 व्यापारी चीन भेजे गए थे, तो चोल शासक कोलुतुंग फर्स्ट के टाइम पे 72 व्यापारी चाइना भेजे गए थे। कोलुतुंग ने क्या किया था, कोलुतुंग ने श्रीलंका को फिर से आज़ाद कर दिया था। श्रीलंका को तो जीता हुआ था, तो कोलुतुंग क्या करता है, श्रीलंका को फिर से आज़ाद कर देता है और अपनी बेटी की शादी श्रीलंका के रूलर से करा देता है। साउथ इंडिया कौन सी डायनेसिटी के पास सबसे ज़्यादा आर्मी, साउथ इंडिया कौन सी डायनेसिटी, साउथ इंडिया की कौन सी डायनेसिटी के पास सबसे ज़्यादा आर्मी थी, तो चोल डायनेसिटी के पास सबसे ज़्यादा आर्मी थी। चोल राजा अपने टर्म पीरियड के टाइम ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से राजा अपने टर्म पीरियड के समय ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। वो चोल राजा जो थे वो अपने टर्म पीरियड के समय अपना उत्तराधिकारी क्या करते थे, युवराज घोषित कर देते थे। गंगैकोट चोलपुरम को राजधानी और चोल गंगम लेक को बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने। कौन से चोल रूलर थे जिनके पास नेवल आर्मी थी, कौन से चोल रूलर थे जिनके पास नेवल आर्मी थी और साउथ इंडिया की पहली नेवल आर्मी जो थी चोल रूलर, मतलब कौन से साउथ इंडिया कौन से रूलर थे जिनके पास सबसे पहले नेवल आर्मी थी और साउथ इंडिया की पहली नेवल आर्मी थी, तो राजा राज फर्स्ट के टाइम पे क्या था, चोल रूलर राजा राज फर्स्ट के टाइम पे क्या थी, नेवल आर्मी थी। कौन से चोल रूलर के पास नेवल आर्मी थी, तो राजा राज फर्स्ट के टाइम पे नेवल आर्मी थी। कौन सी डायनेसिटी के रूलर फीमेल्स को प्रशासन में हाईएस्ट पोस्ट देते थे, तो चालुक्य डायनेसिटी थी वो क्या करते थे, फीमेल्स को ना प्रशासन में हाईएस्ट प्रशासन में देते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में रूल देते थे, हाईएस्ट पोस्ट देते थे चालुक्य के रूलर्स। कवि कालिदास के बारे में हमको जानने को मिलता है एहोल अभिलेखों से, इसको रवि कीर्ति ने लिखा है। इसमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में भी जानने को मिलता है। तो कवि कालिदास के बारे में जानने को मिलता है हम एहोल अभिलेख से, जिसको रवि कीर्ति ने लिखा है, उसको पुलकेशिन सेकंड के बारे में भी जानने को मिलता है। संगम साहित्यों के ग्रंथ तोल्कापियम रिलेटेड है। तोल्कापियम जो है व्याकरण का ग्रंथ है। कैटेगरी तमिल व्याकरण, सारे ही संगम साहित्य रिलेटेड है काव्य और व्याकरण से। तो देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को स्टैब्लिश किया था नागभट्ट फर्स्ट ने। गढ़वाल वंश को किसने, तो गढ़वाल वंश या राठौर वंश को किसने, चंद्रदेव ने फाउंड किया था। चौहान वंश फाउंडेड किया था वासुदेव ने, जो था वो चौहान वंश फाउंड किया था। पृथ्वीराज चौहान इसी डायनेसिटी था, चौहान डायनेसिटी से था। चंदेल डायनेसिटी जो थी, चंदेल डायनेसिटी उसको यशोवर्मन ने इस्टेब्लिश किया था। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया है। खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाया है। चंदेल शासक विद्याधर था जो गजनी से कभी डिफीट नहीं हुआ। चंदेल शासक विद्याधर था जो गजनी से कभी डिफीट नहीं हुआ। सोलंकी डायनेसिटी को गुजरात के चालुक्य और गुजरात के चालुक्य मूलराज फर्स्ट इस्टेब्लिश करता है। सोलंकी डायनेसिटी गुजरात के चालुक्य मूलराज फर्स्ट डायनेसिटी मूलराज फर्स्ट इसको इस्टेब्लिश करता है। भीम फर्स्ट इस डायनेसिटी से था जब गजनी ने सोमनाथ पर अटैक किया था।
मडोरा के फेमस और इंडिया के फेमस सूर्य मंदिरों का निर्माण सोलंकी राजाओं ने करवाया था। मडोरा के फेमस सोलंकी वंश और गुजरात के चालुक्य मूलराज फर्स्ट ने एस्टेब्लिश किया था। तो मडोरा के फेमस और इंडिया के फेमस सूर्य मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? सोलंकी राजाओं ने करवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी राजाओं ने करवाया था। यादव वंश आ जाता है। तो यादव वंश जो है भिल्लम पंचम ने फाउंड किया था। इस वंश का लास्ट रूलर था रामचंद्र देव था, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ा था। रामचंद्र देव वो यादव वंश से था। अब देखते हैं बंगाल के राजवंश। तो पाल वंश आ जाता है बंगाल में। पाल वंश आ जाता है जिसको गोपाल फाउंड करता है, जिनकी राजधानी मुंगेर होती है। पाल वंश चल रहा होता है तो पाल शासक होता है गोपाल, जिसकी राजधानी कहती है मुंगेर। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल बौद्ध धर्म के अनुयायी था। इसने उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने हिस्सा लिया था। उदंतीपुर बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। उदंतीपुर बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा इंडोनेशिया के शासक जावा इंडोनेशिया के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। जावा इंडोनेशिया के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंतिम शासक होता है मदन पाल। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अंतिम शासक होता है मदन पाल। सेन वंश आता है। सेन वंश, इसको सामंत सेन फाउंड करता है। नदिया लक्ष्मणवटी या लखनौटी जो होती है इनकी राजधानी होती है। नदिया लक्ष्मणवटी या लखनौती इनकी राजधानी होती है। सबसे प्रमुख शासक होता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन जो होता है सबसे पहला शासक होता है। संस्थापक होता है सामंत सेन, सेन वंश का। नदिया लक्ष्मणवटी लखनौटी जो इनकी होती है राजधानी, सबसे प्रमुख शासक होता है बल्लाल सेन। बल्लाल सेन ने दान सागर अद्भुत सागर की रचना की थी। बल्लाल सेन ने दान सागर अद्भुत सागर की रचना की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। तो अंतिम शासक होता है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद रहता था, जिस नहीं, गीत गोविंद के लेखक जयदेव रहता था। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में जो जयदेव रहता था, जो गीत गोविंद का जयदेव रहता था, जो गीत गोविंद का लेखक था। पवन दूत के लेखक थे धोई। ब्राह्मण सोर्स लेखक थे हलायुध। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुमनेश्वर मंदिर, शिव के विशाल मंदिर की स्थापना की थी। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रधुमनेश्वर मंदिर, शिवपाल के मंदिर की स्थापना की थी। लक्ष्मण सेन ने बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। लक्ष्मण सेन जो था बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। सेन राजवंश पहला राजवंश था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। कश्मीर के राजवंश जो थे, कश्मीर पर शासन करने वाले राजवंश कलाक्रम इस प्रकार थे: काकोट वंश, उपलव वंश, लोहार वंश। काकोट वंश को दुर्लभ वर्धन ने फाउंड किया था। दुर्लभ वर्धन के समय स्वयं कश्मीर की यात्रा करता है। तो दुर्लभ वर्धन जो था काकोट वंश से था, कश्मीर का शासक। उसके समय हिंद स्वयं कश्मीर की यात्रा करता है। सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापित था, जिसने कश्मीर में फेमस मार्तंडे मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कश्मीर का फेमस मार्तंडे मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापित ने करवाया था। हेन स्वयं कश्मीर की यात्रा करता है दुर्लवर्धन के समय। लोहार वंश जो होता है इसका संस्थापक होता है, लोहार वंश का संस्थापक का संग्राम राज होता है। सबसे प्रतापी शासक होता है हर्ष होता है। हर्ष के दरबार में कलहन रहता था, जिसने राज तरंगिणी की रचना की। राज तरंगिणी में कश्मीर का वर्णन है। तो लोहार वंश को संग्राम राज ने फाउंड किया है। इसका सबसे प्रतापी शासक हर्ष था, जो इसके दरबार में कलहन रहता था, जो जिसने राज तरंगिणी को लिखा है। राज तरंगिणी से कश्मीर के बारे में जानने को हमें मिलता है। तो यहीं से हमारा ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म। थैंक यू।